और फिर क्या तो मोदी क्यों चाहिए? अरे हमें चाहिए मोदी। टेक्नोलॉजी तुम कह रहे हो मोदी ने किया गया है। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? हमें फ्रेंड्स वणक्कम 25 मई 2025 को नीति आयोग के सीईओ ने बड़े प्राउड के साथ देश के सामने अनाउंस किया कि भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा इकोनॉमी बन चुका है। और ये बात भारत सरकार नहीं कह रही है, बल्कि IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का डेटा कह रहा है। दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी तो हम वैसे भी हैं। अब इसी रफ्तार से अगर आगे बढ़ते गए तो अगले 2-3 साल तक हम दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं। We are the 4th largest economy as I speak, and if we stick to what is being planned, what is being thought through, it's a matter of another 2.5 to 3 years, we would become the 3rd largest economy. ये न्यूज सुनते ही पूरा देश सड़कों पे नाचने लगा और मीडिया वाले टीवी पर बैठ के गला फाड़ फाड़ के चिल्लाने लगे। एक आम इंसान के दिमाग में यही इंप्रेशन बिठाया गया कि भारत में सब अच्छा है, सब चंगासी। लोग भी खुशी मना ही रहे थे कि इसी बीच उत्तराखंड से एक ऐसी न्यूज सामने आती है जिसने सच में देश का सर शर्म से झुका दिया। दरअसल उत्तराखंड के एक हॉस्पिटल में एक प्रेग्नेंट फीमेल के साथ कुछ ऐसा हुआ जो आपको दुनिया के किसी दूसरे देश में देखने को नहीं मिलेगा। एक गरीब मजदूर की वाइफ को हॉस्पिटल स्टाफ ने अंदर आने से मना किया, जबकि ये फीमेल प्रेग्नेंट थी और कुछ ही मिनटों के बाद इसकी डिलीवरी भी होने वाली थी। आप इस CCTV फुटेज में खुद देख सकते हैं। ये महिला दर्द से चीखती चिल्लाती रही जब तक कि बाहर फ्लोर पर ही इसकी डिलीवरी भी हो जाती है, लेकिन डॉक्टर ने अंदर आने से मना किया। मेरे बाहर निकाल दिया, दीवार का लगे बैठ गई, पूरा घिरनी काट रही थी, पूरा पानी में निकल गया, बच्चा निकल गया। अच्छा, उसके बाद से हम लोग ले गया था बिस्तर पर अंदर। नाउ जस्ट इमेजिन, आप ऐसी चीजें जापान या UK जैसे देशों से एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिन देशों को हमने GDP की रेस में पीछे छोड़ दिया है। एंड आई एम श्योर कि अगर गलती से इन देशों में ऐसा कुछ होता भी है तो न सिर्फ हॉस्पिटल स्टाफ बल्कि देश का प्रधानमंत्री तक लोगों के सामने माफी मांग लेगा। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। जापान में अगर बुलेट ट्रेन अपने टाइम से 20 सेकंड उधर इधर हो जाए तो मैनेजमेंट ऑफिशियल अपॉलजी इशू करता है, लेकिन हमारे यहाँ अगर ट्रेन पटरी से भी उतर जाए तो कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होता। सिक्के का दूसरा साइड अगर देखा जाए तो दुनिया में सबसे ज्यादा बिलियनियर्स भारत में ही बन रहे हैं। इस मामले में हम चाइना को भी पीछे छोड़कर दुनिया के तीसरे नंबर पर आ चुके हैं। इंडिया में हर रोज 70 नए मिलियनियर्स बन रहे हैं। मुंबई और दिल्ली जैसी सिटीज दुनिया की 50 वेल्थिएस्ट सिटीज में आती हैं। लेकिन इन्हीं शहरों में अगर 2 दिन लगातार बारिश होती है तो तीसरे दिन आपके गेट के बाहर एक नेचुरल स्विमिंग पूल बन जाएगा। हमने रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। स्पेस टेक्नोलॉजी से फोटोग्राफी होती है, मॉनिटरिंग होता है। लेकिन यहाँ रोड पे गड्ढे नहीं बल्कि गड्ढों के बीच बीच में कहीं पे रोड मिलता है। टेक्नोलॉजी आखिर क्या कारण है इसके पीछे? क्यों हम दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी होने के बाद भी हमारे हालात इतने खराब हैं? GDP में जो देश हमसे पीछे हैं वो हमसे बेटर लाइफ गुजारते हैं। इस सब का अगर एक ही रीजन जाना जाए तो वो है इनकम इनइक्वालिटी। देखिए आज के टाइम पर हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ एक के शेप में हो रही है। के शेप के नीचे है मिडिल क्लास जो 99% ऑफ आवर पॉपुलेशन है, जबकि ऊपर के साइड में है अंबानी, अडानी और मोदी जी के कुछ दूसरे मित्र। आप समझो कि आप खुद भी इस के शेप के निचले वाले साइड पे हो। और ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि आप चाहे कुछ भी करो, कितनी भी मेहनत करो, आप इस के शेप के ऊपर वाले साइड में कभी भी नहीं आ सकते। अब क्यों नहीं आ सकती वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो देख लो। इस के शेप की ग्रोथ को अगर रियल लाइफ में आपको देखना है तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं। सड़क के एक साइड पे हैं गरीब लोग और दूसरे साइड पे हैं अमीर। ये जो आपको सड़क के उस पार लोग दिखते हैं ये बनते हैं देश की 10% पॉपुलेशन, लेकिन इन्हीं 10% लोगों के पास देश की 77% वेल्थ है। दुनिया में इससे ज्यादा इनकम इनइक्वालिटी कहीं पे भी नहीं है। इंडिया के हालात साउथ अफ्रीका और ब्राजील से भी खराब हैं। रिपोर्ट्स की माने तो अमीर गरीब का डिफरेंस ब्रिटिश के टाइम पर भी इतना नहीं था जितना आज के टाइम पर है। लेकिन सवाल यह है कि क्यों? ऐसी कौन सी चीज है जो इन अमीरों को और ज्यादा अमीर बना रही है और गरीबों को और ज्यादा गरीब? आपको बोला जाता है कि टैक्स पैसों पे लगता है, लेकिन आज मैं आपको क्लियर करता हूं कि टैक्स पैसों पर नहीं बल्कि गरीबी पे लगता है। देखिए आप हैरान मत हो जाइए, आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, मैं आपको साबित करूंगा कि कैसे टैक्स पैसों पर नहीं बल्कि हमारी गरीबी पे लगता है। सबसे पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए। गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट टैक्सेस को कट डाउन किया जिसकी वजह से गवर्नमेंट को खुद 1.45 लाख करोड़ का नुकसान हो गया। आप समझो कि गवर्नमेंट खुद अपना नुकसान करवा के इन अमीरों का टैक्स कम कर रही है। 2024-25 में आम लोगों ने टैक्स दिया है 11,57,000 करोड़ और कॉर्पोरेट्स ने कितना दिया? सिर्फ और सिर्फ 10,42,000 करोड़।
मीन्स बड़े बड़े कॉर्पोरेट से ज्यादा टैक्स एक आम इंसान देता है। इंडिया की वेल्थ 77% इन्हीं कॉर्पोरेट्स के पास है, लेकिन टैक्स देता है एक आम आदमी। बोला था ना, इस देश में टैक्स पैसों पे नहीं बल्कि गरीबी पे लगता है। विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे लोग करोड़ों का टैक्स लेके देश छोड़ के भाग जाते हैं, और जो यहाँ रहते हैं उन्होंने भी अपना पैसा स्विस बैंक और दुबई में इन्वेस्ट कर रखा है। अब खुद सोचो कि गवर्नमेंट टैक्स लगाए तो लगाए किस पे। अब अगर आपके दिमाग में सवाल आता है कि देश में जो सेलिब्रिटीज हैं उन पर टैक्स लगता होगा, तो आइए उनका भी पोल खोल देता हूँ। पहले आप इस बात को समझो कि जो भी अमीर इंसान इंडिया में रहता है और अपना पैसा इंडिया में ही रखता है, वो कोई लीगल या इलीगल तरीका ढूंढ ही लेता है इन टैक्सेस से बचने के लिए। फॉर एग्जांपल, आपका फेवरेट हीरो इनके बच्चे अपने आप को किसान रजिस्टर करवा के टैक्स से बच जाते हैं। खुद समझो कि अगर बाप एक्टर हैं तो बच्चे किसान कहां से हो गए। लेकिन इस देश में चूंकि किसानों पे टैक्स नहीं लगता, इस वजह से इनके बच्चों ने भी अपने आप को किसान रजिस्टर करवाया है। ये लोग प्रोडक्शन हाउस के नाम पे फ्लैट ले लेते हैं। इनके शादी पर जो करोड़ों के गिफ्ट्स होते हैं उन पर 1 रुपए का भी टैक्स नहीं लगता। जिसको तुम क्रिकेट का भगवान कह रहे हो, वो भी अपने आप को एक्टर बोल के टैक्स से बच जाता है। आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपको गुस्सा आया कि इसने हमारे फेवरेट एथलीट या सेलिब्रिटी को क्रिटिसाइज क्यों किया, तो मैं बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि तुम गधे भी नहीं हो, क्योंकि ये आपका पैसा है, आपके बाप का खून है, जिसे ये लोग डेकोरेटेड सुई लगा के आपसे पी रहे हैं और आपको देखने में मजा आ रहा है। अब बात करते हैं सड़क के इस पार और के शेप में नीचे रहने वाले मिडिल क्लास की, जिसमें आप भी आते हो। एज्यूम करते हैं कि आपकी एज 18 से 30 तक होगी और आप अपने लिए कोई रोजगार ढूंढ रहे हो। अब सबसे पहले यहाँ जॉब्स नहीं है। अब अगर कोई पोस्ट निकलता है तो उसमें भी स्कैम हो जाता है, फिर चाहे वो SSC स्कैम हो या फिर NTA स्कैम। अब अगर स्कैम से बच भी गए तो आती है 70% रिजर्वेशन। फिर अगर आप इतने बैरियर उसको क्रॉस कर पाए तो आपको कोई नौकरी मिलेगी। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट से भी बड़ा मसला है यहाँ पर लैक ऑफ जॉब रेडीनेस। मींस जॉब में जो स्किल चाहिए वो आपके पास होता ही नहीं है। अब चलिए मानते हैं आपने देश के बेस्ट स्कूल्स, बेस्ट कॉलेज से अपनी डिग्री भी ली और आपके पास स्किल भी है, लेकिन फिर भी ये बोलेंगे आपको हफ्ते में 70 से 80 आवर्स काम करना है। I don't believe in work-life balance. I regret I'm not able to make you work on Sunday. ये तो फिर बंजा मजदूरी हो गई। आपके पास स्किल भी है, फिर भी आपको 70 to 80 आवर्स अगर काम करना पड़ा, ये तो फिर मजदूरी ही है। ये कहाँ का जॉब हो गया। फिर जब इतनी मेहनत, इतनी हार्ड वर्क के बाद आपको सैलरी मिलेगी तो उसमें भी सरकार को अपना हिस्सा देना होगा। 10-10 घंटे ऑफिस में काम करने वालों की 30% कमाई खाने में इन्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती, और आएगी भी कैसे। ये पैसे तो इन्हें कॉर्पोरेट से लेना था, उन्हें ये टैक्स से एग्जेम्प्ट करते हैं और खून चूसते हैं आपका। अब ये तो था जो सैलरी से आपको काटा जाता है डायरेक्ट टैक्स, लेकिन इसके अलावा आता है फिर इनडायरेक्ट टैक्स। शाम को जब ऑफिस से घर निकलोगे तो घंटों आपका ट्रैफिक में दिमाग खराब होगा। अब अगर अपनी प्राइवेट गाड़ी है तो उस पर भी रोड टैक्स। अब आप सोचो कि आपके कमाई के इतने पैसे अभी घर जाने से पहले ही सरकार ने छीन लिए हैं। अब आप घर जाओगे तो घर की कहानी सुन लो। इतनी पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में अगर आपको साफ पानी और हवा चाहिए तो उस पर भी टैक्स। एसी को बेशरम लग्जरी आइटम बोल के 28% टैक्स लगाते हैं। आपको जो बेसिक फूड और डेली यूज होता है उस पर लगता है 5% GST। लेकिन मजे की बात यह है कि आप भी वही 5% दोगे और अडानी अंबानी भी वही 5% देगा। आप बीमार पड़ोगे तो दवाई पर भी 12%, आप हेल्थ इंश्योरेंस करोगे तो उस पर 18%। लेकिन इतना टैक्स देने के बाद भी आपको मिलता क्या है, घंटा। हेल्थ केयर, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर की तो बैंड बजी है। न नदियों में पानी साफ है, न हवा साफ है, न सड़कें ठीक है, न फुटपाथ। और फूड सेफ्टी का तो पूछो ही मत। ये अनहाइजीनिक फूड खा के अगर बीमार भी पड़ गए तो हॉस्पिटल में इलाज का कॉस्ट हर साल 40% से बढ़ रहा है। यही रीजन है कि देश में मिडिल क्लास खत्म हो रहा है। खत्म होने का मतलब वो मिडिल क्लास से नीचे गिर के लोअर में चले गए। रीजन यही है कि टैक्स उन अमीरों से लेना था और लेते हैं इन गरीबों से। यही वजह है कि अमीर टैक्स नहीं देते हैं तो अमीर से अमीर तर हो जाते हैं, और दूसरी तरफ से गरीबों पर टैक्स लगता है, जिस वजह से गरीब से और भी ज्यादा गरीब तर होते जा रहे हैं। स्टडीज ये भी कहती हैं कि जिस देश में मिडिल क्लास स्टेबल है उन देशों में डेमोक्रेसी भी स्टेबल रहती है, और जिसमें मिडिल क्लास अनस्टेबल हो जाती है तो डेमोक्रेसी भी वहां पर अनस्टेबल हो जाती है। अगर इसे और भी डिटेल में समझना है तो क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर 1 खोल के देखना, फ्रेंच रेवोल्यूशन। आपको वहां से पता चलेगा कि ये चीज काम कैसे करती है। इन्फ्लेशन इस लेवल की है कि अगर आपको आईफोन खरीदना है और आप आईफोन खरीदने के लिए फ्लाइट में दुबई जाओगे, दुबई से आप आईफोन खरीदोगे और फिर फ्लाइट से वापस इंडिया आओगे, तब भी आपको ये पूरी फ्लाइट का कॉस्ट ऐड करके दुबई में आईफोन इंडिया से सस्ता मिलेगा। अब आईफोन से याद आया कि इंडिया में वो नया आईफोन आया है भगवा कलर का। आप देखो खुद बीजेपी के पॉलिटिशियन उसे प्रमोट करते हैं धर्म के नाम पे। आईफोन 17 लॉन्च हुआ है और पहली बार उसका सबसे यूनिक कलर ऑरेंज, कॉस्मिक ऑरेंज आया है।
यानी दुनिया के सबसे हाईटेक कंपनी के सबसे हाईटेक प्रोडक्ट के ऊपर भी भगवा नजर आने लगा है। अगर किसी को कुछ समझ में ना रहा हो तो उसे अपनी नजर बदलने की जरूरत है। जबकि हालात इतने खराब हैं कि इंडिया में 70% आईफोन EMI पे बिकते हैं। मींस 10 में से 7 आईफोन EMI पे बिकते हैं। अब आईफोन का हमारे देश में कितना क्रेज है वो तो आपको पता ही है। बराबरी करने की सोच रहे हो? इसका चार्जर ही 5000 का आता है। आईफोन भी ले ही लिया, सुना है लोंडिया आईफोन पे मरे। तुम्हारे एंड्रॉइड के कैमरे को टक्कर देने के लिए हमारे एप्पल का iPhone 6 ही काफी है। अपनी आंखें खोलो और समझो कि धर्म खतरे में नहीं है बल्कि आप खतरे में हो। धर्म को कोई मिटा नहीं सकता, लेकिन अगर देश में सच में कोई मिट रहा है तो वो है मिडिल क्लास। कहीं ऐसा ना हो जाए कि धर्म यहीं पे रहे और आप ही ना रहो। आज जो इंसिडेंट उत्तराखंड के हॉस्पिटल में देखने को मिला, कल वो आपकी फैमिली के साथ भी हो सकता है। उस वक्त ना ही कोई धर्म बचाने आएगा और ना ही कोई धर्म गुरु। अपनी आंखें खोलो और सरकार से उस चीज की डिमांड करो जो आपको असल में चाहिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि दुनिया में इंडियंस के खिलाफ नफरत क्यों बढ़ रही है, इंडियंस को रेसिज्म क्यों फेस करना पड़ता है, ये देखने के लिए आपकी स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। See you in the next video. Till then, take care and have a nice day.